हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की तैयारी हो गई होगी या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी हमारे पेपर 2 के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर तो नहीं है हमारे सीएजीएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, बिकॉज इसमें 3 हमने कवर करनी है ऑडिट। तो हम इस लेक्चर में जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो है ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक में भी हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं और जो बेसिक फैक्ट्स हैं, और अभी हम जो करेंगे वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को करेंगे, राइट। एज सीन हम ये वाला टॉपिक जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स का वो कर रहे हैं। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सबसे पहले तो क्या मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं ये एप्लीकेबल हैं हमारे फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए, जो कि ऑडिटर्स जब वो करेंगे ये ऑडिट तो उसमें इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल ऑडिट की हमने बात किया तो फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। बेसिकली जो पर्पस है हमारे फाइनेंशियल ऑडिट का वो ये है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे और ये देखेंगे उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और उसके बाद हम हमारे ओपिनियन दे देंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। नेक्स्ट है कि जब हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो सबसे पहले यही है कि हमें खुद को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी फ्रॉड या मिस्टेक नहीं है, सो दैट हम अपना ओपिनियन दे पाए उसमें, और जो है हम फिर अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट भी बनाना उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। पहले हम अपना खुद को ओपिनियन को फॉर्म करेंगे, बाद में उसको हम कम्युनिकेट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज हमारी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगी कैसे। अब हमने देख लिया कि किसी हम कहीं पे ऑडिट करने गए, वहाँ पे हमने देखा कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। अब वो हम बताएंगे कैसे। तो हमारे पास रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 तरह के हैं, एक है जनरल और दूसरा है स्पेसिफिक यूज़ के लिए, ठीक है। जनरल यूज़ ये है कि जहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको वाइड रेंज ऑफ यूजर्स को यूज़ करेंगे, वो जनरल पर्पज फ्रेमवर्क है। और स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क्स में जहाँ पे स्पेसिफिक नीड्स को सर्व करने के लिए हमने अलग से बनाया होगा, राइट। अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क्स में क्या-क्या है। अब इसमें एक तो आ जाता है हमारा इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि इस सिलेबस में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि स्पेसिफाई कर दिया गया है, राइट। तो अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे पब्लिक सेक्टर की एंटिटी के लिए, जो हम चेक करेंगे उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स एंड इक्विटी ये हम अलग से बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारी। फिर हम जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हम स्टडी करते हैं पीएसयू के केस में, जहाँ पे हम देखते हैं कि बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल कितना था, सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे हम। इसके अलावा जो उन्होंने नोट्स बनाए होंगे जिसमें डिस्क्लोज किया होगा कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज वो फॉलो कर रहे हैं वो, और कई केसेस में हम दूसरी भी रिपोर्ट्स देख लेते हैं जैसे कि एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ठीक है। ये तो था हमारा जनरल पर्पस। और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स में क्या आता है। तो जनरल पर्पस के अलावा कई बार हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स भी बनाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि कैश रिसीव्स और डिसबर्समेंट्स कितनी है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना लिया, या फिर कहीं पे इंटरनेशनल फंडिंग हुई है तो उसकी रिपोर्ट उसकी प्रोविजंस को रिपोर्टिंग कैसे करनी है, या फिर कहीं गवर्निंग बॉडी ने ही कुछ स्पेशल प्रिस्क्राइब कर दिया है तो वो भी हमने देखना है, या फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है जिसकी प्रोजेक्ट ग्रांट मिला है तो उसकी भी हमें रिपोर्टिंग प्रोविजंस को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो फ्रेमवर्क्स लॉ या रेगुलेशंस ने क्या प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि जो भी लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपने उसको ध्यान में रखना है। वो बताएगा कि आपका ओरिजिनल और बजटेड अमाउंट्स कितना था कंपेरेबल बेसिस के ऊपर, ताकि आप बता सके कि जितना हमने बजट दिया था उन्होंने उसके हिसाब से ही काम किया है या नहीं किया है। तो आपने यहाँ पे जो भी आपके गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल्स हैं, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स हैं, ये सभी चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए देखना है कि ये जो रूल्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, क्या ये रूल्स को सही तरीके से अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं वो है मटीरियलिटी। कोई भी मिस स्टेटमेंट वो मटीरियल हो जाएगी। कब वो मटीरियल हो जाएगी, अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजंस को, ठीक है, जो कि यूजर्स लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। सेम वही है कि अगर आपने
फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक में करवाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कैश में अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स उसको शो कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा अगर वो इतनी ज़्यादा ह्यूज हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड कर ले कि इनके पास तो काफ़ी पैसा है और ये आगे इन्वेस्ट भी करेंगे उस पैसे को, तो वाई नॉट को इन्वेस्ट इन सच कंपनी। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट्स ट्रिवियल अगर होंगे तो उनको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिवियल मतलब अगर वो छोटे मोटे ही हैं, ठीक है, छोटी सी अमाउंट ही, तो उसको कंसीडर करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही है कि जो ऑडिटर है उसको ना सिर्फ साइज देखना है लेकिन नेचर भी देखना है। जैसे कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट है, चाहे उसका साइज चाहे कम हो, लेकिन अगर वो फ्रॉड या करप्शन इन्वॉल्व है तो ज़रूरी नहीं है कि अभी छोटा है तो वो बाद में भी छोटा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मटीरियलिटी का हो गया। नेक्स्ट इज इसमें आपने देखना है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क आपका वही रहता है कि आप कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट ना दे दें जो कि एक आप इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन दे दें। ठीक है, चाहे जैसे कि कहीं पे करप्शन हुआ है या फिर वहाँ पे मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आपने ढंग से चेक नहीं किया, केडीज नहीं देखी और आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, तो इनका ठीक है, तो वो एक ऑडिट रिस्क होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे जो ऑडिट रिस्क है वो डिपेंड करता है, एक 3 तरह के रिस्क हो जाते हैं हमारे। एक होता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ठीक है, ये जो रिस्क है ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट में आता है, और एक आता है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो इनहेरेंट रिस्क क्या है कि जो आपकी उसके सब्जेक्ट मैटर की इंफॉर्मेशन में ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इनहेरेंट है वो उसमें। कंट्रोल रिस्क है, रिस्क की जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो ऑकर होगी और वो डिटेक्ट भी नहीं हो सकती जब तक कि एप्रोप्रिएट कंट्रोल ना हो। जैसे कि एक ही पर्सन है, वही कैश को देख रहा है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो वहाँ पे आपका इशू प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क है कि जो ऑडिटर है वही डिटेक्ट नहीं कर पाया कि कहीं ना कहीं मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये जो किस तरह का रिस्क होगा ये आप कैसे डिसाइड करते हैं, ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होगा और इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट। अब जो ऑडिटर है जब वो फाइनेंशियल ऑडिट करने जा रहा है तो उसको देखना है कि क्या रिस्क हो सकते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह वो चेक करेगा कि कैसे उसके बेसिस के ऊपर ही वो अपना फ्यूचर ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करेगा। ठीक है, वही है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है तो आपका ऑडिट प्रोसीजर उतना ही डिटेल हो जाएगा, या फिर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है कि उनका कंट्रोल भी अच्छा है, इंटरनल ऑडिट भी आपने देख लिया, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म भी देख लिया, तो आप उसी हिसाब से अपना ऑडिट प्रोसीजर को कर्टेल भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जब रिस्क असेसमेंट करनी है तो आप कैसे करेंगे, कहीं ऑडिट पे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि आप एंटिटी को समझेंगे, आप उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे, आप देखेंगे कौन से कंट्रोल्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है आप उसको असेस करोगे खुद से कि वो ठीक है कि नहीं है। राइट, फिर आप उस जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो देखोगे कि क्या गलत हो सकता है एग्जर्शन लेवल के ऊपर, कि कहाँ पे गलती आप पकड़ सकते हो। ठीक है, फिर जब आपने देख लिया कि मिस स्टेटमेंट वगैरह है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, चाहे वो पोटेंशियल है या नहीं है, वो आपने चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आप रिस्क जज कर रहे हो कि जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो आपको क्या चीज़ें देखनी है। तो एक तो आपको देखना है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। राइट, रीसेंट सिग्निफिकेंट कुछ उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई है, कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जिसकी वजह से टेंशन चाहिए, जैसे कि उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, आपने कोई रिलेटेड पार्टी से अपने ट्रांजैक्शन को नोटिस किया, कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ सब्जेक्टिविटी भी है इन्वॉल्व है, कुछ ट्रांजैक्शन जो कि आपके नॉर्मल बिजनेस से बाहर है, लाइक आप ज्वेलरी में बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप फॉर द टाइम बिंग आप कुछ फर्नीचर वगैरह भी बेचना शुरू कर दिया, मतलब कुछ भी ऐसा, और कहीं कॉम्प्लायंस आपने देखना है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये तो था पहले हमने देख लिया मटेरियलिटी, फिर हमने देख लिया ऑडिट रिस्क, फिर हमने देख लिया रिस्क असेसमेंट। अब हम देखते हैं गोइंग कंसर्न वाला। एक मिनट चल नहीं रहा है ये। एनीवेज, गोइंग कंसर्न कंसिडरेशंस में ये है कि नॉर्मली हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि ये जो एंटिटी है ये गोइंग कंसर्न है, मतलब कि ये आगे के फ्यूचर ईयर्स में भी ये एंटिटी काम करती रहेगी और अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करती रहेगी। ठीक है, तो जो हमारी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हम इसी बेसिस के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का देखो बेसिकली यही है कि अगर वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं तो उनके केस में गोइंग कंसर्न का ज़्यादा इशू नहीं रहता है, बिकॉज इनको जो फंडिंग आती है वो सरकार से आ रही होती है।
तो एज लॉन्ग एज जैसे सरकार है वो किसी केसेस को जल्दी बंद नहीं करती है, ठीक है, वो उसमें पंप करती रहती है पैसा, तो उनके केस में ये इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं हो जाता। और अगर उनको हम मर्ज वगैरह भी कर देते हैं तो उनकी एसेट्स लायबिलिटीज को दूसरी एंटिटीज जो है वो टेक ओवर कर लेती हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं रहता है, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडरेशंस रिलेटेड टू फ्रॉड्स इन ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या है, वैसे तो हम बोलते हैं कि ऑडिटर्स जो हैं इट्स दे आर द वॉच डॉग एंड नॉट द ब्लड हाउंड। मतलब ये कि उनको कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं स्टार्ट करना चाहिए कि आप पहले से मान के चल रहे हो कि वहाँ पे फ्रॉड है। लेकिन हाँ, आपने जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपने एक माइंड में लेके चलना है कि अगर कहीं मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको नोटिफाई हुई है तो फ्रॉड की वजह से हो सकती है, तो उस केस में आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस होनी चाहिए, ठीक है, और आपने उसी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। तो दो तरह के जो इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर को ध्यान में रखना है, एक तो ये है कि जहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुई है क्योंकि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है, 100 रुपए की चीज़ को जानबूझ के 50 रुपए में दिखाया गया है। या फिर दूसरा जो फ्रॉड हो सकता है वो हो सकता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, पैसा आपने किसी पर्पज़ के लिए लिया था और आपने उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, राइट। तो ये दो तरह की इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट्स हो सकती है। तो आपका एमसीक्यू जो है ये बन सकता है कि कितनी तरह की इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं। फिर जो एरिया जिसमें ऑडिटर्स को जो अलर्ट रहना है फ्रॉड रिस्क में, वो कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कहीं पे प्रोक्योरमेंट हो रही है, कोई ग्रांट दे रहा है, कहीं प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अपने लॉज को क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि कुछ ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं जो कि नॉन कंप्लायंस में है लॉज वगैरह के, ठीक है। जैसे कि हमने बोल दिया कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हम ओवर द ईयर्स लेते हैं, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको जो है ऐड कर दिया हमारे एसेट के प्राइसिंग में। तो ये हमारे लॉ के हिसाब से है, तो ऐसी मिस स्टेटमेंट्स का भी ध्यान में रखना है। और अगर नॉन कंप्लायंस आपके लॉज रेगुलेशंस के साथ में, तो उससे आपका फाइन लिटिगेशन वगैरह भी लग सकता है, जिसका भी असर पड़ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो वो भी ऑडिटर को ध्यान में रखना है कि कहीं पे कुछ गलती हुई है तो उसका लीगल इम्प्लीकेशन भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर नॉन कंप्लायंस जो कि ऑडिटर्स के टेंशन में आता है तो उसको तुरंत जो है मैनेजमेंट को बता देना है या फिर जो भी गवर्नेंस के चार्ज में है, ठीक है, अगर वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, ऐसे ही नॉर्मल है, तो उस केस में इतना भी ज़रूरत नहीं है बताने का, ठीक है। फिर है कंसिडरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब बेसिकली क्या है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना लिए हैं, उसके बाद कुछ चेंज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस that all events occurring between the date of financial statement and date of auditor's report जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत थी वो दिखा दी गई है, ठीक है। जैसे कई केसेस में क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 31 ऑफ मार्च को नहीं पता चला, तो वो प्रोविजनल बेसिस पे डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक बाद में पता चलता है। तो जब ऑडिटर रिपोर्ट अपना दे रहा है तो उस टाइम पे जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, ये कुछ भी है, तो वो सब अकोमोडेट हो जाना चाहिए। तो मतलब ये कि हमारे ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी अकोमोडेट करके चलना है हमने, ठीक है। तो दो तरह की इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला तो यही है इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस। एक तो कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनका एविडेंस है जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, और एक कुछ वो एविडेंस होंगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनने के बाद हुई होंगी, ठीक है। दो तरह की हो गई, एक तो उस टाइम पे जब बन रही है, एक बनने के बाद, राइट। अब आपने जो प्रोसीजर क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर ऑडिट एविडेंस है, उसमें सबसे पहले आप समझोगे कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, आप इंक्वायरीज करोगे मैनेजमेंट के साथ, उनकी मिनट्स वगैरह देखोगे, या बोर्ड मीटिंग हो गई है, उनकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटायरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, आप वो स्टडी करोगे। कोई रिटर्न कंफर्मेशन, बेसिकली वही है कि आप केडीज कहाँ से अरेंज करोगे, तो आप उनकी बोर्ड मीटिंग्स की एजेंडाज जो हो या वो, या फिर मिनट्स ले लोगे, आप कोई उनकी इंटायरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो केडी बन जाएगी, आपने खुद मैनेजमेंट से रिप्लाई लिया हुआ है वो आपकी केडी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट आ चुकी है उसके बाद आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप फिर से ऑडिट करो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लेकिन आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन अभी वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इशू नहीं हुई है और आपको कुछ ऐसा पता चला है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो उसमें, ठीक है। मतलब ये कि एक बार आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है मतलब आप इंस्पेक्शन करने गए, सारा कुछ फाइनलाइज हो गया,
तो उसके बाद दोबारा ऑडिट करने की लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा पता चला है कि कुछ गड़बड़ हुई है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी इशू भी नहीं हुई है, पब्लिक में नहीं आई है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लोगे, आप डिटरमाइन करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अमेंडमेंट है, करनी है कि नहीं है। मतलब वही है कि आप ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से रिपोर्ट चेंज कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही अमेंडमेंट कर दें तो चल जाएगी बात। आप देखोगे मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, मैनेजमेंट से रिटर्न कंफर्मेशन लोगे आप। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने आपने उनको बता दिया और उन्होंने फिर भी स्टेप्स नहीं लिए हैं तो आप नोटिफाई कर दोगे मैनेजमेंट को भी और जो भी गवर्नेंस के चार्ज में है। ठीक है, कि कि अभी जो है फ्यूचर रिलायंस ना करें ऑडिटर्स की रिपोर्ट के ऊपर, बिकॉज हमने कुछ चेंजेस, हमने जो ऑडिटर्स रिपोर्ट दिया था वो उन इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर दिया था जो कि हमें बाद में जो कि उस टाइम पे नहीं मिली थी लेकिन बाद में मिली थी। तो उस केस में हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलायबल नहीं रहती है, तो ये हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं और जो स्ट्रक्चरल बॉडी होगी जैसे कि हमारे कंपनीज एक्ट के केस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह है, तो हम उनको भी बता सकते हैं कि कैसे कैसा इशू हुआ है। राइट, अब है कि जो मिस स्टेटमेंट्स होगी उनको इवैल्यूएट कैसे करना है। अब जो आपकी मिस स्टेटमेंट्स है आपने उसको पहले तो इवैल्यूएट करना है कि वो जो मिस स्टेटमेंट है क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो मटेरियल है, वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट में ओपिनियन देने के ऊपर। ठीक है, तो आप पहले इसमें देखोगे कि जो मिस स्टेटमेंट है उसका साइज और नेचर क्या है। ठीक है, आप देखोगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा उस मिस स्टेटमेंट का जब से वो हुआ है तब से लेके अब तक। ठीक है, फिर आप मैनेजमेंट को बताओगे कि ये मिस स्टेटमेंट्स हैं और आप ठीक कर लो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट वो मना कर देते ठीक करने से तो वो ऑडिटर्स को रीजंस भी लिखने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट ने क्यों नहीं ठीक किया है। ठीक है, फिर जो कि चार्ज विद गवर्नेंस है, मतलब कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं जो भी हैं, आप उनको नोटिफाई कर दोगे कि ये जो मिस स्टेटमेंट्स है ये नोटिस में आई है और इसको ठीक नहीं किया गया है और इसका जो भी इफेक्ट पड़ रहा है आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट्स हैं और जो मिस स्टेटमेंट्स अगेन जो ट्रिवियल हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली। फिर है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या है कि अगर आपको जब भी एक ओपिनियन फॉर्म करना है सबसे पहले आपने कंक्लूड करना है कि आपको खुद को रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई है, आप खुद को आपको तसल्ली है कि हाँ सारा कुछ ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही आप अपना देंगे ना ओपिनियन। तो आपने कंक्लूजन कैसे दिखाना है खुद को, सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया था, जितना चाहिए और जो रेलिवेंट है वो। ठीक है, और जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपकी खुद की क्या इवैल्यूएशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इन जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बना है, जो भी लॉ प्रिस्क्राइब के उसके हिसाब से बना है वो आपको देना है। राइट, फॉर्म ऑफ ओपिनियन में हमने पहले भी देखा था कि जो आपका फॉर्म ऑफ ओपिनियन है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो मॉडिफाइड होगा या तो अनमॉडिफाइड होगा। अनमॉडिफाइड में आप बोलते हैं कि सब कुछ जो है ठीक से बना हुआ है। ठीक है, और मॉडिफाइड आपका कैसे हो जाएगा, वो तीन तरह का होता है, एक है क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये भी हमने पढ़ा था कि क्वालिफाइड में हमने देखा था कि कुछ ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं लेकिन वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ओपिनियन जो है नेगेटिव में चला जाए। एडवर्स है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिली है कि आप कोई ओपिनियन भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन, कि आपने वही जो मॉडिफाइड ओपिनियन है कि आपने कौन सा देना है, एडवर्स, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड, वो डिपेंड करेगा कि वो मॉडिफिकेशन किस नेचर का है। क्या वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो थर्ड है इसमें एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो है कि उन्होंने कुछ फ्रेजेस हैं वो यूज़ करने हैं अगर उन्होंने अपनी अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है। ठीक है, मतलब कि वो जहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो वो बोल देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दैट इज प्रेजेंटेड फेयरली और इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, या फिर बोल देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, फेयर इनफ।
नेक्स्ट इज सेपरेट सेक्शंस। अब जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है ना, उसमें अलग अलग सेक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि एक सेक्शन में आप बताओगे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, दूसरे सेक्शन में आप बताओगे कि ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको अपना ओपिनियन देना था। फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर और कुछ और भी मैटर्स हैं आप वो बताएंगे, या फिर जो भी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग में अलग से बोला होगा वो चीज़ें आप अलग अलग सेक्शंस में डाल सकते हैं, राइट। अब जो हमने इसमें पढ़ा है एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर्स, पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ये सेक्शंस में क्या होता है? सो बेसिकली क्या है कि आप ऑडिट करने गए, आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आपको लगता है कि जो यूजर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके, ठीक है। पर ये भी आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वैसे वो ठीक बने हुए हैं, तो आप उन चीज़ों को जहाँ पे आप बस एक लोगों की नॉलेज में लाना चाहते हैं, किसी मैटर को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो आप इस सेक्शन में दिखाएंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, ठीक है। और ये सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को बताएगा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। If the auditor considers it's necessary to communicate a matter other than those that are presented or disclosed in the financial statement, जो कि रेलिवेंट है, ठीक है। और वो अब बेसिकली यही है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको लगता है कि वो रेलिवेंट है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई गई है, तो वो आप दिखा देंगे अदर मैटर की हेडिंग में। सो बेसिकली हमारा एम्फेसिस ऑफ मैटर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो रही है और वहाँ दिखाई गई है। अदर मैटर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई गई है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है ये आएगा हमारा इमीडिएटली आफ्टर द ओपिनियन, और अगर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है तो उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? बेसिकली क्या है कि कंपैरेटिव मतलब एक ही एंटिटी है और उसके डिफरेंट पीरियड में उसके जो भी डिस्क्लोजर्स हैं या जो भी अमाउंट्स हैं उनको दिखाना, ठीक है। जैसे एक आपने 2020 का दिखा दिया, एक 2021 का दिखा दिया, तो आपने यही देखना है कि जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, और जो काउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट है आपकी सारे सालों में। जैसे एक जगह अगर आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे ले लिया है तो अगले साल भी आपने वही मेथड यूज़ किया है, ना कि आपने चेंज करके WDP ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल कंसिडरेशंस। अब आप जब ऑडिट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जहाँ पे आपका जो फ्रेमवर्क्स हैं वहाँ पे कहीं पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझनी पड़ेंगी, किस पर्पस के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, उसके यूजर्स क्या होंगे और मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले वो डिस्क्राइब करेगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी हम बताएंगे कि किस पर्पस के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको बनाने के लिए, और इसमें भी आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जो है वो डाल सकते हैं अगर आपको कहीं पे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल कंसिडरेशंस। अब है ऑडिट्स ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि अगर जो ऑडिटर है वो किसी एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उसको ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, जैसे कि उसको सिर्फ जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर ही किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर आपने करनी है, ठीक है, तो वो अलग से भी उसके ऊपर अपना ओपिनियन देगा। तो एक तो नॉर्मल ही हो गया कि उन्होंने बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर उनके मैंडेट में है कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का आपने अलग से चेक करना है तो आपने आपकी रिपोर्ट में उसके ऊपर भी अलग से जो है ओपिनियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशंस रेलेवेंट टू ऑडिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बेसिकली क्या है कि ये अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कहाँ पे लग जाते हैं, जहाँ पे आपने कोई आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी ज्वाइंट वेंचर है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो जहाँ पे वहाँ पे जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंसोलिडेट्स होके भी बनती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे ऑडिट करने जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अगेन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, और आपने अपना ओपिनियन जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर देना है,
ऐसा नहीं है अगर एक एंटिटी का बहुत अच्छा है दूसरे का खराब है, लेकिन जो आपका जो उनका कंबाइंड बना हुआ है वो ठीक बना हुआ है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। जो ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। और वो ही एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा। अब जैसे एसबीआई है, एसबीआई की पहले हमारी 7 सब्सिडीज थी, तो उनकी भी शायद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती होंगी। तो जो सबका कंसोलिडेट, पहले तो सबकी इंडिविजुअली ऑडिट होता होगा, उसके बाद जो सबका कंबाइन करके बनता होगा, उसके वाले जो ऑडिटर को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड वाला, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या समझना है, कंसोलिडेटेड में यही है आपका सारा कुछ आपने समझना है कि आपने उसको एज अ ग्रुप समझना है, आपने उसके कंपोनेंट्स भी समझने हैं, उनके एनवायरनमेंट को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी रिपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। अब आपने फॉलो अप कैसे करना है। बेसिकली जहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है वहाँ पे आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे इन्होंने अगेन जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया था स्ट्रेट लाइन से WDB में, आपने उनको बोल दिया कि आप कंसिस्टेंट रखो और अगले साल वो फिर से चेंज कर दे रहे हैं, और तो आपको नॉन कंप्लायंस जहाँ पे है तो वो आपने फॉलो अप में लेना है, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑफिस में हर 30 डेज के बाद हम रिमाइंडर्स को इशू कर देते हैं अगर मैनेजमेंट से रिप्लाई नहीं आया जाता, ठीक है। तो फॉलो अप का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली यही है हमारा कि आपके जो करेक्टिव एक्शंस हैं उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होती है, कि जो ऑडिटी है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि वो अपने जो भी उनकी मिस स्टेटमेंट्स है या फिर जो भी उनकी एरर्स है उसको वो ठीक करें, और एक उनको फीडबैक भी मिलता है, ठीक है। और जो यूज़र्स हैं और जो ऑडिटर्स हैं उनको भी फीडबैक मिलता है कि इन्होंने जो पॉइंट आउट किया था वो चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो साथ साथ ये फ्यूचर ऑडिट प्लानिंग में भी हेल्प करता है हमारा, ठीक है। और फीडबैक आपने जो जो प्रीवियसली रिपोर्टेड इंस्टेंसेस है उसको फॉलो अप करने की तब ज़रूरत है जहाँ पे आपको लगता है कि सब्जेक्ट मैटर जो है इट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस, और उसको देखना है कि वो अभी भी ठीक कर रहे हैं वो चीज़ को या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर, और हम जो इसके नेक्स्ट है हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट का, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोज़ को, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।